सुबह 11 बजे जब मैं मंदिर के गेट से बाहर निकला तो मुझे देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि मैं मुसलमान हूँ। मैं हर लिहाज से हिंदू साधु ही लग रहा था। चलते हुए मैं कुछ ऐसे श्लोक भी पढ़ता जा रहा था जिन्हें मैं खुद भी नहीं समझता था। मैं दिन भर शहर में घूमता रहा, मुख्तलिफ मंदिरों में भी गया। खड़ाओं की वजह से मुझे चलने में खासी तकलीफ हो रही थी, इसलिए मैंने वो उतार कर थैले में डाल ली और ज्यादातर नंगे पैर ही चलता रहा। शाम से जरा पहले मैं आदिनाथ मंदिर के सामने पहुंच गया। 5 बजे से रात 9 बजे तक यहाँ बड़ी चहल पहल हुआ करती थी। मंदिर की सीढ़ियों के सामने वाली सड़क पर और भी बहुत से साधु अपने अपने अड्डे जमाए बैठे थे। मैं भी फूलों वाली एक दुकान के सामने खड़ा हो गया। ये वही दुकान थी जिसकी बगल में वो तंग सा रास्ता था जहां से मैं उस रात फरार हुआ था। इस जगह का इंतखाब मैंने इसलिए किया था कि किसी हंगामी सूरत हाल में इसी रास्ते से भागने का मौका मिल सके। दूसरे साधुओं की तरह मैंने भी एक कपड़ा जमीन पर बिछा दिया, उसके करीब ही त्रिशूल जमीन पर गाड़ दिया और एक पैर पर खड़ा हो गया। एक पैर पर देर तक खड़े रहना बड़ी मुशक्कत का काम था, लेकिन मुझे यात्रियों को मुतासिर करने के लिए कोई न कोई शोभा तो दिखाना था। पंडित भेरू सिंह ने मुझे और भी चंद छोटे छोटे चमत्कार सिखा दिए थे जिनसे ज़ईफुल अकीदा हिंदुओं को मुतासिर किया जा सकता था, मगर अभी वो चमत्कार दिखाने का मौका नहीं आया था। मैं तकरीबन 2 घंटों तक एक टांग पर खड़ा रहा। मैंने दोनों हाथ नमस्कार के अंदाज में जोड़ रखे थे, उनकी पोजीशन में भी कोई फर्क नहीं आया था। यात्री मेरे करीब आकर रुकते, नमस्कार करते, मेरे सामने बिछे हुए कपड़े पर कुछ पैसे या कोई और चीज डाल देते और आगे बढ़ जाते। 2 घंटों में उस कपड़े पर 15-20 रुपयों की रकम के अलावा खाने पीने की बहुत सी चीजें जमा हो चुकी थीं। और मैं सोच रहा था कि मंदिर के सामने फुटपाथ पर खड़े हुए साधु की इतनी कमाई हो रही थी तो मंदिर की आमदनी का क्या हाल होगा। मैंने तो ये सुना था कि औरतें अपने कीमती जेवर तक उतार कर मूर्तियों के चरणों में डाल देती हैं और यही दौलत पुजारियों की अय्याशी का जरिया बनी हुई थी। मैंने ये बात भी खास तौर पर नोट की थी कि कुर्ब जवार में बैठे हुए दूसरे साधु बड़ी खूंखार नजरों से मेरी तरफ देख रहे थे। एक ऐसा आदमी भी मेरे पास आकर रुका था जिसकी उम्र 30-32 के लगभग रही होगी। उसने अपनी माँ को पुश्त पर लाद रखा था। उस औरत की उम्र 70 से ऊपर ही होगी। हड्डियों का ढांचा। उस शख्स ने एक हाथ से माँ को संभाल रखा था, दूसरे हाथ से जेब से 50 पैसे का सिक्का निकाल कर मेरे सामने बिछे हुए कपड़े पर डाला और मंदिर की सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। फिर मैंने एक और दिलचस्प मंजर देखा। उससे मुझे यह भी अंदाजा हुआ कि रिज़्क़ हलाल खाने वाले किस किस तरह मुशक्कत करते और कैसे कैसे कठिन मराहिल से गुजरते हैं। उस आदमी की उम्र 45 के लगभग रही होगी। मखसूस अंदाज में बंधी हुई मैली सी धोती के अलावा जिस्म पर और कोई लिबास नहीं था। उसने कंधे पर एक डंडा रखा हुआ था जिसके दोनों तरफ तराजू की तरह पलड़े थे। ऐसे तराजू आपने लकड़ी के टाल पर जरूर देखे होंगे और उस तराजू के दोनों पलड़ों में 2 नहीफ नजार बूढ़े बैठे हुए थे। उनका सारा बोझ उस मजदूर की गर्दन पर था जिसने एक हाथ से गर्दन पर टिके हुए डंडे को संभाल रखा था और दूसरे हाथ में सहारे के लिए एक लकड़ी थी। उसके स्याह बदन पर पसीना मोतियों की तरह चमक रहा था और वो अपने कंधों पर 2 यात्रियों का बोझ उठाए ऊपर मंदिर की सीढ़ियों की तरफ जा रहा था। दूसरी तरफ मेरी तरह हट्टे कट्टे साधु और पंडित थे जो हराम की खा रहे थे। 2 घंटों तक एक पैर पर खड़े रहने के बाद मैं आलती पालती मार कर बैठ गया। मैं गहरी नजरों से हर आते जाते शख्स को देख रहा था। मंदिर में आने वालों में दौलतमंद भी थे और ऐसे गरीब भी कि जिनके जिस्मों पर एक लंगोट के अलावा और कोई लिबास नहीं था। मुझे दरअसल एक ऐसे शख्स का इंतजार था जो शाम 6 बजे और 9 बजे के दौरान किसी भी वक्त वहां आ सकता था। उस वक्त 9 बजने वाले थे, लेकिन मेरा मतलूबा आदमी वहां नहीं आया था। रौनक अब खत्म होने लगी थी। सड़क पर बैठे हुए साधु भी अपना कारोबार समेट कर एक एक करके जाने लगे थे। मैंने भी चादर पर बिखरे हुए सिक्के और नोट समेटे। 49 रुपए 50 पैसे की रकम थी। प्रसाद के नाम पर मिलने वाली मुख्तलिफ अक़साम की मिठाई के टुकड़े, नारियल और खाने पीने की दीगर चीजें। उसके अलावा मंदिर वाली गली से बाहर आकर मैंने सारी रकम और तमाम चीजें फुटपाथ पर बैठी हुई एक बुढ़िया की झोली में डाल दी और हरिओम का विरद करता हुआ आगे बढ़ गया। मेरा मतलूबा आदमी 3 दिन के बाद नजर आया। वो तकरीबन 1 घंटे के बाद मंदिर से निकला था। वो शख्स जैसे ही मंदिर में दाखिल हुआ था मैंने अपना बोरिया बिस्तरा समेट लिया और जैसे ही वो वापस आया मैंने उसका पीछा शुरू कर दिया। गली से बाहर सड़क पर सफेद रंग की एक कार खड़ी थी। वो शख्स अंदर बैठकर इंजन स्टार्ट करने लगा। मैं बड़ी फुर्ती से पैसेंजर सीट वाला दरवाजा खोलकर अंदर बैठ गया और चोगे के अंदर से रिवॉल्वर निकालकर उसके पहलू से लगा दिया। मेरे हलक से गुर्राहट निकली। शोर मत मचाना मिस्टर कालिया, कार को ना की झील की तरफ ले चलो। कालिया का चेहरा धुआं हो गया। बोला, कौन हो तुम? लेकिन उसने फौरन ही अपने आप पर काबू पा लिया। फिर बोला, कालिया पर रिवॉल्वर तानने का मतलब समझते हो? मैंने उसे धमकी दी। कहा, अगर तुमने कार आगे न बढ़ाई तो गोली तुम्हारे सीने में उतार दूंगा।
और एक बात और सुन लो, नाजी सिर्फ अपनी बात मनवाना जानता है, दूसरे की बात का मतलब समझने की मैंने कभी कोशिश नहीं की। वो हकला गया, नाजी? उसका चेहरा एक बार फिर धुआं हो गया, लेकिन अगले ही लम्हे उसने गाड़ी आगे बढ़ा दी। मैंने कहा, मैं शहर के सारे रास्तों से वाकिफ हो चुका हूँ। तुम्हारी कार ने ना की झील के अलावा किसी और तरफ का रुख किया तो बिला दरेख गोली मार दूंगा। मैंने उसे दबाव में रखने के लिए रिवॉल्वर की नाल से उसके पहलू पर हल्का सा दबाव डाल दिया। वो इतना बेवकूफ भी नहीं था कि उस वक्त कोई गड़बड़ करने की कोशिश करता। कार शहर से निकलकर ना की झील की तरफ जाने वाली सड़क पर आ गई। दोनों तरफ छोटी छोटी पहाड़ियां थीं। मेरी हिदायत पर कार उसने एक पथरीले रास्ते पर मोड़ दी और पहाड़ियों में काफी अंदर जाकर मैंने कार रुकवा ली और कालिया को नीचे उतार लिया। मैंने उसे रिवॉल्वर की जद पर रखते हुए कहा, हम दोनों के अलावा यहाँ दूर दूर तक कोई नहीं है। अगर तुम मेरी एक दो बातों का जवाब दे दोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। बसूरत दीगर ये समझ लो कि यहाँ तुम्हारी चीखें सुनने वाला कोई भी नहीं होगा। कालिया ने कहा, तुम अब तक बचे हुए हो तो इसका ये मतलब नहीं कि हम पर हावी हो गए हो। तुम्हारी मौत गुजरने वाले हर लम्हे के साथ तुम्हारे करीब आ रही है। तुम बच नहीं सकोगे। मैंने उसकी बात नजरअंदाज करते हुए पूछा, दहशतगर्दी की तरबियत का कैंप कहाँ है और शमशेर सिंह का उससे क्या ताल्लुक है? मेरे सवाल पर वो उछल पड़ा। चंद लम्हे मुझे घूरता रहा, फिर अचानक ही उसने मेरे हाथ पर ठोकर मार दी। रिवॉल्वर मेरे हाथ से निकलकर दूर जा गिरा। उसका यह पहला गैर मुतवक्के हमला था, लेकिन उसके बाद मैंने उसे मौका नहीं दिया। मैंने उसे घूंसों और ठोकरों पर रख लिया। यहाँ हमारे बीच मुदाखलत करने वाला कोई नहीं था। हम आजादी से एक दूसरे पर हमले करते रहे। कभी मैं उस पर हावी हो जाता और कभी वो मुझे दबा लेता। एक मौके पर मैं पुश्त के बल गिरा। मेरा सर एक पत्थर से टकराया। आंखों के सामने नीली पीली सी चिंगारियां रक्स करने लगीं। मैं सर को जोर जोर से झटके देने लगा और फिर मेरा दिल उछल कर हलक में आ गया। कालिया ने दोनों हाथों में एक बहुत बड़ा पत्थर उठा लिया था। शायद वो मेरा सर कुचलना चाहता था, लेकिन मैं ऐन वक्त पर बड़ी फुर्ती से एक तरफ हट गया। पत्थर ठीक उसी जगह लगा जहां एक सेकंड पहले मैं मौजूद था। उसके बाद मैंने कालिया को मौका नहीं दिया। उसकी धुनाई के साथ मैं उससे सवाल भी पूछ रहा था, लेकिन वो बड़ा सख्त जान साबित हुआ। उसने जबान नहीं खोली। उस पर मजीद तवानाई जाया करना बेकार था। वो आखिरी मर्तबा जैसे ही नीचे गिरा, मैंने एक पत्थर उठाकर उसके सर पर दे मारा। उसकी खोपड़ी पाश पाश हो गई। वो पत्थरों पर मुर्गे बिस्मिल की तरह तड़पता रहा और मैं एक तरफ खड़ा तमाशा देखता रहा। मैंने अपना रिवॉल्वर तलाश किया, कालिया की लाश को कार की डिक्की में डाला और ड्राइविंग सीट पर बैठकर इंजन स्टार्ट कर दिया। कार मैंने शहर के पहले चौराहे पर छोड़ दी और बड़े इत्मीनान से मुख्तलिफ रास्तों पर चलता हुआ अपने ठिकाने पर आ गया। सुबह पूरे शहर में खलबली मची हुई थी। नागराज का एक अहम आदमी मारा गया था और वाज़े तौर पर मेरा नाम लिया जा रहा था। नागराज के आदमी और पुलिस एक बार फिर मेरी तलाश में सरगर्म हो गई। एक हफ्ता गुजर गया और उस एक हफ्ते के दौरान नागराज के 3 और अहम आदमी मेरे हाथों मारे गए। पूरे शहर में एक दहशत सी फैल गई। ये पहला मौका था कि नागराज के करीबी आदमी इस तरह मारे जा रहे थे और वो कुछ नहीं कर सकता था। आखिरी आदमी को मैंने आदिनाथ मंदिर के अंदर ही गला घोंट कर हलाक किया था। उसकी लाश बरामद हुई तो मंदिर के पुजारियों में भी एक सनसनी सी फैल गई। उस रोज मैंने पहली मर्तबा नागराज को देखा। वो गुस्से में पागल हो रहा था। उसके सर पर बाल होते तो वो यकीनन उन्हें नोच डालता। वैसे उसका गैज़ो गज़ब काबिल दीद था। और फिर उसी रोज नागराज मंदिर से गायब हो गया। ये मेरी बहुत बड़ी कामयाबी थी। मैंने नागराज जैसे शख्स को रूपोश होने पर मजबूर कर दिया था। उससे अगले रोज रात 9 बजे के करीब पेट्रोल पंप के इलाके में वाक़े एक शॉपिंग सेंटर में बेला को देखकर मैं चौंक गया। मैंने अब तक जितने आदमियों का शिकार किया था उनमें से हर एक ने इंकशाफ किया था कि बेला नागराज और राणा शमशेर सिंह के सबसे ज्यादा करीब है। मैंने उसका ताक़ुब शुरू कर दिया। पिछली मर्तबा वो अपने साथियों की मुदाखलत की वजह से बच गई थी, लेकिन अब मैं उसे ऐसी जगह ले जाता जहां नागराज या उसके आदमियों के फरिश्ते भी उसका सुराग न लगा सकते। बेला शॉपिंग करती फिर रही थी। वो कई दुकानों में गई। मैं साई की तरह उसके पीछे लगा हुआ था। जब वो किसी दुकान में जाती तो मैं बाहर खड़ा रहता। इस निगरानी के दौरान बेला ने एक मर्तबा भी मेरी तरफ नहीं देखा। आखिरकार वो कुछ आगे जाकर सुर्ख रंग की एक कार के करीब रुक गई। उसके एक हाथ में 3-4 शॉपिंग बैग्स थे। दूसरे हाथ से उसने ड्राइविंग साइड का दरवाजा खोला। पहले झुककर शॉपिंग बैग्स पिछली सीट पर डाले और फिर ड्राइविंग सीट पर बैठ गई। उसने जैसे ही चाबी इग्निशन में लगाई, मैं उसके करीब पहुंच गया। मैंने झुकते हुए कहा, सुंदरी, साधु बहुत थक गया है। अगर तुम अपनी कार में कुछ दूर तक छोड़ दो तो बड़ी कृपा होगी। भगवान तुमसे खुश हो जाएगा। बेला ने मुस्कुराते हुए मेरे पीछे इशारा करते हुए कहा, ये लोग आपके लिए दूसरी कार ले आए हैं साधु महाराज, आप उसमें बैठ जाइए। मैंने मुड़कर देखा और मेरा दिल उछल कर हलक में आ गया। सीने में सांस रुकता हुआ महसूस होने लगा।
वो दो आदमी थे जो मुझसे सिर्फ 2 कदम के फासले पर खड़े थे। दोनों के हाथों में पिस्तौल थे जिनका रुख मेरी तरफ था। मैंने जैसे ही अपनी जगह से हरकत की, उनमें से एक ने बड़ी फुर्ती का मुजाहरा करते हुए पिस्तौल का दस्ता मेरे सर पर रसीद कर दिया। ज़रब खासी जोरदार थी। मेरी आंखों के सामने नीली पीली चिंगारियां सी रक्स करने लगी और फिर मेरा जहन तारीकी में डूबता चला गया। आंख खुलने पर मैंने अपने आप को नंगे फर्श पर पड़े हुए पाया। मेरे सर में धमाके से हो रहे थे। आंखों के सामने उस वक्त भी धुंध सी फैली हुई थी। कुछ वाज़े तौर पर दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने उठने की कोशिश की तो बेख्तियार कराह उठा। सर में उठने वाली टीस शदीद थी। मेरा हाथ सर पर पहुंच गया। तकरीबन 2 इंच गोमड़ा उभरा हुआ था। अब तक मेरा जहन उलझा हुआ था, लेकिन सर में उठने वाली टीस से हर बात वाजे होती चली गई और मुझे याद आने लगा कि मेरे साथ क्या हुआ था। मैंने बेला से उसकी कार में लिफ्ट मांगी थी। मेरा इरादा था कि कार में बैठने के बाद बेला को गन पॉइंट पर मंदिर वाले बंगले में ले जाऊंगा, लेकिन मैं ही उसके जाल में फंस गया था। वो वाकई ज़हीन औरत थी। जहानत और चालाकी में इस मर्तबा बाजी ले गई। शॉपिंग सेंटर में मुझे अपने ताक़ुब में पाकर उसे मुझ पर शुबा हो गया होगा और उसने किसी दुकान ही से अपने आदमियों को फ़ोन कर दिया होगा और मैं बड़ी आसानी से उसके जाल में फंस गया। वो कमरा खासा बड़ा था, मगर फर्नीचर नाम की कोई चीज़ नहीं थी। फर्श बिल्कुल नंगा और साफ सुथरा था। छत ज्यादा ऊंची नहीं थी। पुराने मॉडल का पंखा बहुत हल्की रफ्तार से चल रहा था, अलबत्ता उसकी आवाज खासी बुलंद थी। पंखे की रफ्तार और छत की बुलंदी को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि मैं हाथ उठाकर बड़ी आसानी से उस पंखे को रोक सकता था। मैं कुछ देर तक फर्श पर पड़ा ट्यूबलाइट की रोशनी में कमरे की सपाट दीवारों को घूरता रहा, फिर उठकर बैठ गया। सर में टीसें अब भी उठ रही थीं, मगर तकलीफ काबिले बर्दाश्त थी। मेरे जहन में एक अजीब सी उलझन सर उभार रही थी। इस कमरे में कोई खिड़की या रोशनदान वगैरह नजर नहीं आ रहा था, जिसका मतलब था कि ये कोई तहखाना था। लेकिन उलझन ये नहीं थी कि यहाँ कोई खिड़की या रोशनदान क्यों नहीं था। कुछ अजीब सा एहसास हो रहा था, लेकिन कोई बात समझ में नहीं आ रही थी और मेरे बाएं गाल पर शायद किसी मच्छर ने काटा था। खुजाने के लिए मैंने हाथ उठाया तो सारी बात समझ में आ गई। मेरा चेहरा साफ था, दाढ़ी और मूछें गायब थीं। मेरे मुंह से बेख्तियार गहरा सांस निकल गया। शॉपिंग सेंटर में मुझे अपने ताक़ुब में पाकर बेला को शुबा हुआ। मुझे अगवा करके यहाँ लाने के बाद उसके आदमियों ने सबसे पहला काम गालिबन यही किया होगा कि बेहोशी में मेरी दाढ़ी और मूछें साफ करती होंगी। वो मेरे सूरत आशना नहीं थे, लेकिन बेला ने तो मुझे पहचान ही लिया होगा। मुझे इस बात पर भी हैरत थी कि मेरे हाथ पैर बंधे हुए नहीं थे। उन्हें शायद ये इत्मीनान रहा होगा कि मैं यहाँ से भाग नहीं सकूंगा। जब मैंने शॉपिंग एरिया में बेला का ताक़ुब शुरू किया था तो उस वक्त रात के 9 बजे थे। ताक़ुब का यह सिलसिला तकरीबन पौन घंटे तक जारी रहा था और फिर मैं उनके हत्थे चढ़ गया था। इसलिए यह अंदाजा लगाना मुश्किल था कि उस वक्त क्या वक्त था। आया ये रात ही का हिस्सा था या दूसरा दिन शुरू हो चुका था। मेरे जिस्म पर वही लिबास था, यानी गेरुए रंग का चोगा जिसके नीचे मैंने चड्डी पहन रखी थी। बेल्ट में रिवॉल्वर उड़सा हुआ था। मैंने टटोल कर देखा, बेल्ट तो कमर पर बंधी हुई थी मगर रिवॉल्वर गायब था। वो इतने बेवकूफ तो हरगिज नहीं थे कि मेरी तलाशी न लेते। मैं उठकर दरवाजे के करीब चला गया। दरवाजा लकड़ी का था मगर खासा मजबूत था और दिलचस्पी की बात यह थी कि अंदर की तरफ दरवाजे में ना हैंडल था और ना ही चिटखनी या कुंडा वगैरह। यानी मैं न तो दरवाजे को अंदर की तरफ से बंद कर सकता था और ना ही इसे खोलने की कोशिश कर सकता था। मैं उस कमरे में टहलता रहा। मेरा जहन अब काम करने लगा था, मगर कोई बात भी मेरी समझ में नहीं आ रही थी। एक बात बहरहाल तय थी कि ये लोग अब मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मैं उनके कई आदमियों को मौत के घाट उतार चुका था। मेरी पैदर पे कार्रवाइयों की वजह से नागराज को मंदिर छोड़कर किसी और जगह मुंतकिल होना पड़ा था और मैं ये भी जानता था कि मेरे बारे में जो भी फैसला करेगा नागराज ही करेगा और उसे यकीनन मेरे पकड़े जाने की इत्तला दी जा चुकी होगी। मैं देर तक कमरे में टहलता रहा और फिर दीवार से टेक लगाकर बैठ गया। अब मैं छमिया और पंडित भेरू सिंह के बारे में सोच रहा था। जब से मैंने साधु का ढोंग रचाया था, दिन भर शहर में घूमने के बाद रात 10 बजे के करीब अपने ठिकाने पर पहुंच जाया करता था। लेकिन आज तो मैं इस तहखाने में कैद था। वो लोग यकीनन परेशान होंगे। हो सकता है भेरू सिंह ने अपने कुछ आदमियों के जरिए मेरी तलाश शुरू करवा दी हो। उसके साथ ही मैं दिल ही दिल में ये दुआ भी मांग रहा था कि छमिया मेरी तलाश के लिए बाहर निकलने की हिमाकत न कर बैठे। उसे तो आसानी से शनाख्त किया जा सकता था और अगर वो उनके हाथ लग गई तो बड़ी गड़बड़ हो सकती थी। वो मामूली से तशद्दुद के बाद ही लेडी डॉक्टर शांता का पता बता देती और शांता 2-4 थप्पड़ खाने के बाद अलका अग्निहोत्री का राज खोल देती। इस तरह न सिर्फ बहुत से लोग मारे जाते बल्कि मेरा सारा मंसूबा खाक में मिल जाता। मैं यही सब कुछ सोचता हुआ दीवार से टेक लगाए बैठे बैठे ऊँघ गया, लेकिन सर पर पड़ने वाली ठोकर मुझे होश में ले आई। मैं ठोकर खाकर फर्श पर लुढ़क गया था, लेकिन दूसरे ही लम्हे उठकर खड़ा हो गया और हमलावर होने वाले अंदाज में ठोकर मारने वाले की तरफ लपका। ये हरकत मुझसे बिल्कुल लाशऊरी
और इज़्तिरारी तौर पर हुई थी। उस वक्त तो मैं मुकम्मल तौर पर अपने हवास में भी नहीं था, जिसके नतीजे में कनपट्टी पर लगने वाले घूंसे ने मेरे 14 तबक रोशन कर दिए। मैं लड़खड़ा कर गिरा, मेरे मुंह से कराह निकल गई और आंखों के सामने एक बार फिर नीली पीली सी चिंगारियां रक्स करने लगी। मैं सर को जोर जोर से झटके देने लगा। मेरे हवास अभी बहाल नहीं हुए थे कि मुझ पर गोया कयामत टूट पड़ी। ठोकरें वजनी हथौड़ों की तरह मेरे जिस्म पर बरस रही थी। हर ठोकर पर मैं बिलबिला उठता। हकीकत यह थी कि मैं अभी तक उस जल्लाद की सूरत भी नहीं देख सका था जो मुझ पर ठोकरें बरसा रहा था। आखिरी ठोकर खाकर मैं संभल गया और दीवार के साथ खड़ा हो गया। मैंने आस्तीन से होंठों पर बहने वाला खून साफ किया और उस शख्स की तरफ देखा। वो मुझसे 3-4 कदम के फासले पर खड़ा था। 6 फुट से निकलता हुआ कद, बॉडी बिल्डरों जैसा मजबूत जिस्म, दोनों कानों में बालियां थीं, आंखों में खून जैसी सुर्खी और सर के बाल बर्गर टाइप के थे। दाएं बाएं और पीछे से खोपड़ी साफ थी। दरमियान में तकरीबन 1 इंच ऊंचे बाल इस तरह थे जैसे खोपड़ी पर जला हुआ स्याह बर्गर रखा हुआ हो। उसने नीली जीन्स और बगैर आस्तीन की बनियान पहन रखी थी। कमर पर चमड़े का चौड़ा बेल्ट था और दोनों कलाइयों पर भी बॉडी बिल्डरों ही की तरह स्याह चमड़े के स्ट्रैप लिपटे हुए थे। दूसरा आदमी दरवाजे के करीब खड़ा था। उसका हुलिया अगरचे कुछ मुख्तलिफ था, मगर शक्ल सूरत से वो भी छटा हुआ ही लगता था। वो दरवाजा आम दरवाजों की तरह अंदर या बाहर की तरफ नहीं खुलता था, बल्कि स्लाइडिंग डोर था जो उस वक्त आधे के करीब खुला हुआ था और बाकी आधा हिस्सा दीवार में गायब था। मुझे समझने में देर न लगी कि ये दरवाजा बाहर ही से किसी मैकेनिज्म के तहत खुलता है। मुसेंडो एक बार फिर मेरी तरफ बढ़ा। मैं दीवार के साथ सरकता हुआ एक तरफ हटता चला गया और फिर जैसे ही वो मेरी तरफ लपका, मैं झुकाई देकर अपनी जगह से हट गया और दौड़ता हुआ सामने वाली दीवार से जा लगा। उसके हलक से गुर्राहट निकली, भाग कर कहाँ जाओगे? उसने दोनों बाजू उठाकर बॉडी बिल्डरों की तरह मसल दिखाए और फिर मेरी तरफ बढ़ने लगा। मुझे अपने बारे में कोई खुशफहमी नहीं थी। मैं अपने जैसे 2-4 आदमियों का तो बेयक वक्त मुकाबला कर सकता था, मगर ये मेरे सामने एक अनोखी चीज थी। अब तक तो वो मुझ पर ठोकरें ही बरसाता रहा था, लेकिन अगर मैं उसके हाथ लग गया तो वो मेरी गर्दन मरोड़ने में ज्यादा देर नहीं लगाएगा। वो आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ बढ़ रहा था। उसके चेहरे पर बेपनाह दरिंदगी थी। मैंने खौफजदा सी नजरों से इधर उधर देखा। बचाव का कोई रास्ता नहीं था, मगर पंखे पर नजर पड़ते ही मेरे दिमाग में एक झमाका सा हुआ। मैंने खौफ को जहन से छटक कर अपनी जगह से हरकत की। उछलकर निहायत सुस्त रफ्तारी से चलते हुए पंखे पर हाथ जमा लिए और झूलते हुए दोनों पैर पूरी कुव्वत से उसके सीने पर दे मारे। इत्तेफाक से एक पैर उसके मुंह पर लगा। वो बिलबिलाता हुआ उलट गया। उसके मुंह से खून बह निकला था। अगर उसका कोई दांत टूटा नहीं था तो अपनी जगह से हिल जरूर गया था। मैं पंखा छोड़कर दोबारा उस दीवार से जा लगा और दूसरे आदमी की तरफ देखने लगा, जिसने बड़ी फुर्ती से पिस्तौल निकाल लिया था, लेकिन उसने अपनी जगह से हरकत नहीं की। मैं फिर उस दीवार की तरफ देखने लगा। वो हाथ की पुश्त से मुंह से बहने वाला खून पोंछता हुआ उठ गया। उसका चेहरा पहले से ज्यादा खौफनाक हो गया था। मैंने बड़ी फुर्ती से अपने चोहे के नीचे कमर पर बंधा हुआ बेल्ट खोला। उसका बकल बड़ा ठोस और खतरनाक था। मैंने दूसरी तरफ से बेल्ट को बल देकर हाथ में पकड़ लिया। मैंने उसे इश्तियाल दिलाने वाले लहजे में कहा, आ ना, आ गया।